नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गए हैं एएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए उनका कारवां आज बिहार पहुंच गया। बिहार की महाभारत में ओवैसी ने आज अपनी ताल ठोक दी है। यहां के मुस्लिम दबदबे वाली सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेगी। बिहार की राजनीति का ये एक टर्निंग पॉइंट है। आज आमने सामने में हमारे साथ खुद हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई। आपका राजनीतिक दायरा जो आपका कारवां है ओवैसी साहब, ये हैदराबाद से होते होते महाराष्ट्र होते होते बिहार पहुंच गया। जी मैडम, हमने फैसला लिया है कि हम लोग बिहार के सीमांचल के इलाके में हम असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसी दिन बिल्कुल ऐन आज के दिन आप लोग ये डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों? अगर करना था तो पहले क्यों नहीं किया? अब पहले अगर करते तो आप लोग सवाल करते इतना जल्दी क्यों कर दिए। तो खैर एक पार्टी का फैसला था, पार्टी में मशवरा हुआ और पार्टी ने फैसला लिया कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे सीमांचल के इलाके में। लेकिन सडनली आप बिहार जा रहे हैं, मतलब इसके पीछे क्या आपकी मंशा क्या है? क्या आप सोच रहे हैं? हमारी कोशिश ये है कि मैडम जो सीमांचल का जो इलाका है वो बहुत बैकवर्ड है और आप देखिए कि ना तो वहाँ पे बराबर हाई स्कूल है, ना वहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी है, ना टीचर्स के पोस्ट हैं और एग्रीकल्चर आउटपुट अगर आप लेंगे तो बहुत बुरा है। हर एतबार से सबसे पिछड़ा रीजन अगर बिहार में है तो सीमांचल का है और हमारा मानना यह है कि सीमांचल की बैकवर्डनेस और उसके डेवलपमेंट के लिए एक मौसर आवाज़ की ज़रूरत है और हम इसको बिहार के असेंबली में उठाएंगे। और हमने पहले भी कहा है कि आर्टिकल 371 के तहत बिहार में सीमांचल के लिए एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और यही हमारा मुद्दा होगा। अच्छा, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो या सोनिया गांधी हो, वो अब मुसलमानों के हिमायती नहीं रह गए? अब देखिए मैडम, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन आया, दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए, झारखंड के हुए, जम्मू कश्मीर के हुए, हरियाणा के हुए, मध्य प्रदेश के म्युनिसिपल और राजस्थान के म्युनिसिपल इलेक्शन हुए। तो ये सब नतीजे आए तो ये क्या नतीजा क्या कह रहा है फिर ये? लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपने इतनी जल्दीबाजी में क्यों फैसला लिया? आज आपने अपना वहां पर एक अध्यक्ष नियुक्त किया और आज ही आप अपना फैसला ले रहे हैं कि आप वहां पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को अटपटा लग रहा है, बड़ी राजनीति दिख रही है इसके अंदर। मैडम, राजनीति में तो राजनीति होगी ना, कोई एनजीओ का तो काम कोई नहीं करेगा। तो जाहिर है हम वहाँ पहले से ही काम कर रहे थे। ये अलग बात है कि आप लोगों को खबर नहीं पहुँची, मगर हम तो काम कर रहे थे वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर। और इन तमाम चीज़ों के देखने के बाद हमने फैसला लिया कि सीमांचल की हद तक हम अपने कैंडिडेट्स वहाँ खड़ा करेंगे। लेकिन ये जो सीमांचल की 25 सीटें हैं जहाँ पर 50% जो हैं उसके वोटर्स मुसलमान हैं, यहाँ से कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव को फायदा होता रहा है। तो क्या आप उनके सीधे वोट को वोट पर जिसे कहते चोट करने की कोशिश में इतने तो नहीं लगे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पॉजिटिव तरीके से लड़ रहे हैं। और आप क्यों मुसलमानों का नाम ले रही हैं? कि हम तो सीमांचल के इंसाफ की बात कर रहे हैं, सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सीमांचल में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित रहता है, कई ज़ात बरादरी के लोग रहते हैं। तो सीमांचल का ओवरऑल जस्टिस और डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ओवैसी साहब, कभी तो आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में हैं, आप एनजीओ तो नहीं चला रहे हैं, तो अब आप क्यों ये राजनीति कर रहे हैं? तो मानिए कि हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अब जितने पार्टीज इलेक्शन लड़ रहे हैं वो क्या एनजीओ हैं या राजनीति कर रहे हैं? यकीनन इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है और हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी में हमारे राइट्स को तलाश करने के लिए, हमारे सवालात का जवाब तलाश करने के लिए। और हम ये समझते हैं कि सीमांचल में हम इलेक्शन में हिस्सा लेकर सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, सीमांचल के नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं।
अब ये दिग्विजय सिंह को तो मैंने नोटिस दिया है, वकील से उन्होंने एक बेतुका इल्ज़ाम मुझ पर पर्सनल एलिगेशन लगाया था, मगर ये नहीं बता सकते कि मध्य प्रदेश में जो म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ वहाँ कैसे हार गई कांग्रेस, कौन मिला हुआ था फिर वहाँ पर। तेलंगाना के वो इंचार्ज थे, तेलंगाना फिर क्यों हार गए कांग्रेस। लेकिन सीमांचल की जो आप बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं, तो अभी जब बीजेपी जो इस बार भी इतने मैसिव मैंडेट के साथ भी बीजेपी ने वहां पर चुनाव हारा था, जीता नहीं था, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेक्युलर पावर्स के वोट डिवाइड होंगे तो फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। इसीलिए तो एक बिहार में एक शब्द चलता है, चूंकि आप बिहार चले गए हैं वहां पर इलेक्शन लड़ने, वहां एक शब्द चलता है, वोट कटुआ पार्टी। तो लोग आपको, वहां के लोग आपको लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो, आपको वोट काटने वाली पार्टी करार कर रहे हैं। अब ये उनकी बुज़दिली है, ये उनकी मायूसी है, ये उनकी बौखलाहट है। आप ये बताइए कि लोकसभा के इलेक्शन में एनडीए ने 31 सीट कैसे हासिल की, किसकी वजह से हासिल की, और अगर माइनॉरिटीज का बजट बिहार में है कितना है, तो यही तो हम कह रहे हैं कि उस इलाके में एनडीए ने कोई सीट नहीं जीती। आज आप वहां जाकर के एनडीए को, वहां पर आप उनको फायदा पहुंचाने वाले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वोट डिवाइड होगा तो फायदा तो एनडीए को होगा। मैं नहीं समझता कि वोट डिवाइड होगा और वोट हमको मिलेगा। यकीनन सीमांचल की आवाम जहां पर हमारे कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे वहां पर हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे, और जहां पर जिसको हराना है वो हराएंगे उनको। ये तो डेमोक्रेसी है, ये तो कोई इजारादारी नहीं है या कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं है कि ये लड़ते थे, ये कामयाब हुए, वहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों गए। हम हर जगह जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में आवाम वोट डालेगी तो फैसला होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपके वहां जाने से वहां की राजनीति में क्या हलचल होगा? हलचल क्या होगी, हम जमहूरियत में हिस्सा लेंगे। हम तो सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल के इंसाफ, सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो मैं तो बड़ी कोई अच्छी सी बात अक़लियतों या है। मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप ओवैसी साहब ये बातें तो आप बड़ी अच्छी सी कह रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां बीजेपी को फायदा होता है। बताइए कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप? औरंगाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? आप देखिए, आप लोग अपना होमवर्क करते नहीं हैं। औरंगाबाद में क्या पहले शिवसेना पावर में नहीं थी? हम कांग्रेस को वहाँ पर हराए, शिवसेना को हराए। औरंगाबाद में हमारा एमएलए जीता तो सेकंड पोजीशन पे कौन आई, कांग्रेस आई या बीजेपी आई? महाराष्ट्र की आप मिसाल दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 असेंबली की सीटें हैं। मैंने 24 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। बताइए 24 सीटों का 288 पर क्या असर पड़ेगा? यानी अगर मैं 50 से ज़्यादा सीटों पर लड़ता, अच्छा अगर आपकी बात सही है, मान लिए लोकसभा में 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में, 42 पर शिवसेना बीजेपी कामयाब हो गई। पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी 280 पार्लियामेंट की सीटें जीत कर आ गए, जबकि मैं नहीं रहा। लोकल इलेक्शन में तो आपने लोकल इलेक्शन में तो आपने उनको हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, कहाँ हेल्प किया बताइए? औरंगाबाद में शिवसेना बीजेपी का ही मेयर था। कैसे मैंने हेल्प किया बताइए आप? अच्छा, बिहार की बात पर आते हैं, वापस बिहार पे आते हैं। आपको अगर वहां लड़ना ही था तो आप इस महागठबंधन के साथ क्यों नहीं गए? महागठबंधन के साथ क्यों नहीं गई, आप उनसे पूछिए, मैं कैसा जवाब दे सकता हूं उनके बारे में। क्या आप उनके पास गए थे कि मुझे भी बिहार में चुनाव लड़ना है? मैडम, आप मेरी बात सुनिए कि दो समधी एक जगह जमा नहीं हो रहे हैं। जिसका समदावा है वो जमा नहीं हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी पर उंगलियां उठा रहे हैं। डाइस पर बैठते हैं शूपाल समधी बनकर, और फिर उसके बाद 24 घंटे में अचानक रंग बदल जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन अलग लड़ रही है, उन पर कोई सवाल नहीं करता। एनसीपी अलग लड़ने वाली है, तारिक भाई, उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता। आखिर असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम से इतनी एलर्जी क्यों है सबको? तो ये क्या कहा जाए कि चूंकि बिहार का इलेक्शन जो है वो मोदी बनाम रेस्ट हो गया है, तो आप किस तरफ खड़े हैं, जरा ये भी डिक्लेयर कीजिए। मैं मिस्टर मोदी के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं तो क्या आप लालू और नीतीश के साथ हैं? मैं सीमांचल की आवाम के साथ खड़ा हूं।
लेकिन मैं सीमांचल की आप मैं अभी अभी सुनिए, सीमांचल जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां की आपको वहां की जो जनता है सीमांचल की, वो आपको हाथों हाथ ले लेगी। क्यों ले लेगी? जस्ट बिकॉज कि आप अच्छी तकरीर करते हैं? नहीं नहीं मैडम, क्रेडिबिलिटी तो कोई कोई बात होती है। 10-10 साल से अगर इख्तदार पर कोई है और एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं की जा सकती, 10 साल से कोई पावर में, और मैं सीमांचल के अंडर डेवलपमेंट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार खड़ा करता हूं, कांग्रेस को, आरजेडी को और नीतीश कुमार को, कि इन सबों के पास पावर था, ये पावर में थे और सीमांचल की पसमानदगी को दूर नहीं कर सके, डेवलपमेंट नहीं करा सके। तो अभी जो जिन मुद्दों को लेके आप लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे सीमांचल का एक डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए। अगर अभी भी लालू और नीतीश आपसे इन मुद्दों पर अग्री करें और पैचअप करने की कोशिश करें, तो क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? अब मैडम, हमारा फैसला हो चुका है, हम तो सीमांचल में लड़ेंगे, बगैर किसी पार्टी से अलायंस करे हम लड़ेंगे। ये साफ और वाज़ेह तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ। एक बार फैसला हो जाने के बाद उस पर दोबारा नजरसानी करना गलत होगा। लेकिन आपकी कोई बातचीत उनसे हुई थी? नहीं नहीं, मेरी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। तो इसका मतलब आप प्री डिटर्मिन्ड थे कि आप अलग से ही लड़ेंगे? अगर मैं बोलता बातचीत हो जाती तो आप बोलते क्यों नहीं सुने आप? देखिए, आप सवालात पूछ रहे हैं तो मैं तो आपको सही सही जवाब दे रहा हूँ। कोई बातचीत नहीं हुई हमारी उनसे। और आपने कोशिश भी नहीं की? किस बात की? अगर आप उनके महागठबंधन में जाते तो आपने उसकी कोशिश नहीं की? क्योंकि ट्रेडिशनली वो आरजेडी का बेस है, वहां पर रहा है हमेशा से। कहाँ पे? जो सीमांचल का इलाका है वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का बेस रहा है। नहीं नहीं मैडम, आप मालूम कर लीजिए। 24 असेंबली सीटें हैं, किसका क्या पोजीशन है आप मालूम करवा लीजिए। ये अब हालात वहाँ बदल चुके हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है ओवैसी साहब कि आप पहले से ही डिटरमिन्ड थे कि आप अलग से चुनाव लड़ेंगे? डिटरमिन्ड तो ज़रूर हूँ मैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ हम मेहनत करेंगे। और अल्लाह ने चाहा और सीमांचल की आवाम ने, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हुई तो ज़रूर हमको वो कामयाब करेंगे। अच्छा, चूंकि आप बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि राजनीतिक तौर पे आप किसके खिलाफ खड़े हैं, लालू, नीतीश या मोदी के? मैंने आपसे अभी कहा कि सीमांचल की इनजस्टिस और अंडर डेवलपमेंट के लिए ये तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ पर हम अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़ा करेंगे, वहाँ पर वो सेकुलर कैंडिडेट्स को कामयाब करें, कम्युनल कैंडिडेट्स को हराएं। और बिहार की आवाम जो है बाय नेचर मैथमेटिक्स में वो माहिर होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मैथमेटिक्स को समझेंगे और उसको पूरा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी को और आपको, पप्पू यादव को, मुलायम सिंह यादव को और तारिक अनवर सबको मिला करके एनडीए ने, जिसे कहते हैं, एक साइड में खड़ा कर दिया है महागठबंधन के वोट काटने के लिए। ये सही है क्या? कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना आपकी? आप ये देखिए, ये झूठा इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये मैं बार बार सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि सडनली आप उठ के वहां पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो लोग पूछेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? मैं जा चुका हूं सीमांचल, मेरी सीमांचल की आवाम से मुलाकात हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि सीमांचल इतना बैकवर्ड है कि 12-13 साल के बच्चे जो है चाइल्ड लेबर के तौर पर हैदराबाद में काम करते हैं। सीमांचल के नौजवान लड़के पंजाब की खेतों में और उत्तरांचल के पहाड़ों पर पत्थर पहाड़ फोड़ रहे हैं। और अगर मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूं, उनके लिए इंसाफ का मुतालबा करना चाहता हूं, तो इस तरह के इल्ज़ामात मैं फेस करने तैयार हूं, जो हक़ाइक़ पर मुबन्नी नहीं है, जो झूठ पर मुबन्नी है। कैसे आप बताइए, बिहार में कितनी सीटें हैं? और अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी हम तय नहीं किए कि कितनी सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, जब लड़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा, आप फैसला कर लीजिए जब। अच्छा, एक बात कहा जा रहा है ओवैसी साहब कि किसी और के अच्छे दिन आए या ना आए, एमआईएम और ओवैसी साहब के बड़े अच्छे दिन आ गए। सडनली जो है, जब से एनडीए सरकार में आई है, आपके एमएलएस बनने लगे हैं, आपका जो दायरा है वो पूरा का पूरा राजनीतिक दायरा फैल रहा है, तो काफी आपके तो अच्छे दिन आ गए।
मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। अगर मैं अपनी हालत के बदलने का ख्याल कर रहा हूँ तो अल्लाह भी मेरी मदद करेगा। और अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं, कोई आके मेरे मुंह में चावल डाल देगा। अब देखिए, हम उठकर मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम कर रहे हैं, धूल और खाक अपने चेहरों पर उड़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छे दिन अगर मेरे कैसे अच्छे दिन आगे बताइए आप। मैं भी तो उसी कश्ती में सवार हूँ जहाँ पर महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। मुझे भी तकलीफ है कि बैन लगाया जा रहा है। अगर कांग्रेस को पावर लूज होता है तो क्या सबके बुरे दिन आ गए या कांग्रेस के बुरे दिन आ गए? आपके तो अच्छे दिन आ गए हैं ना, आपके एमएलएज हो गए, आपका दायरा महाराष्ट्र में बढ़ गया, अब आप बिहार में जा रहे हैं, तो अच्छे दिन तो इन्हीं को कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल पार्टी का। और क्या अच्छे दिन होंगे? अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार इलेक्शन में, अभी इस इलेक्शन में कह रहे हैं कि बहुत फंडिंग की बहुत जरूरत होगी, तो आपको भी बहुत जरूरत होगी ओवैसी साहब, पैसा तो लगता ही है इलेक्शंस में। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, हम उस रूल्स के तहत हमारी पार्टी और हमारे कैंडिडेट्स उसको रूल्स को सामने रखकर ही इलेक्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। अच्छा, ये बताइए, बिहार चुनाव ऐलान होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा चौड़ा बिहार को पैकेज दिया। आप इससे सहमत हैं कि ठीक इलेक्शन से पहले पैकेज दिया जा रहा है? वो पैकेज कहाँ है? वो तो कुल स्कीमों को एक जगह जमा करके रख दिया गया। अगर पैकेज की बात होती तो कश्मीर में सैलाब में जो तबाह बर्बाद हो गया पूरा श्रीनगर, कश्मीर वैली, जहाँ पर वो पावर शेयर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर 40,000 करोड़ नहीं दे पाते, बल्कि 1.25 लाख करोड़ का ऐलान किए, जो कुल स्कीमों का एक हिस्सा है। कोई नई बात नहीं है उसमें। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है ना कि इस मामले में तो आप नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार की भी यही भाषा है। अब आप तय कर लीजिए मैडम, आप कभी कह रही हैं कि मैं वोट कटवा हूं, कभी आप कह रही हैं कि मैं एनडीए के इशारों पर कर रहा हूं, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि ओवैसी जो है वो किस तरफ है, किस तरफ उनका पलड़ा भारी है। मैडम, मैं अपने तरफ हूं, मैं सीमांचल की नाइंसाफी की बात कर रहा हूं, बार बार यही कह रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला यही कहता रहूंगा। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये बिहार तो अभी झांकी है, असली खेल यूपी में बाकी है, ये क्या है? यूपी तो इंशाअल्लाह ताला हम तो अच्छी तरह से और अच्छी तरह से लड़ेंगे। आपने नारा दिया है कि पहले भाई, फिर भाजपा हराई और फिर सपाई, इसका क्या मतलब है? किसने दिया नारा? ये कहा तो यही जा रहा है कि आपके यहाँ ये नारा लगता है। क्या नारा लगता है मैडम? कि पहले भाई, फिर भाजपा हराई और फिर सपाई। नहीं, हमारे पास तो कोई नारा ऐसा नहीं लगता है। हमारा मानना यह है कि एसपी में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मुजफ्फरनगर का कांड हमारे सामने है। 18% के रिजर्वेशन का वादा मुलायम सिंह का वो झूठा साबित हुआ। मुसलमान बच्चों को जो भेजा जेल में, उनको छोड़ने का वादा झूठा साबित हुआ। हर महाज पर मुलायम सिंह नाकाम साबित हुए और उत्तर प्रदेश की आवाम बेचैन है उनको इख्तिदार से निकालने के लिए। आपको मुलायम सिंह यादव जो है उत्तर प्रदेश में रैली भी नहीं करने दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप मुलायम के MY समीकरण से M को छीनने का भरपूर प्रयास में लगे हुए, तो क्या आपको लगता है आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हम वाई को भी छीनेंगे, फिक्र मत करिए। पूरी ABCD उनको याद दिलाएंगे हम इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन M तो आपका टारगेट है ना, MY के कॉम्बिनेशन में M आपका टारगेट है। मैडम, M टारगेट नहीं है, M से मुसलमान नहीं, M से मजलूम। जो मजलूम है वो हमारा टारगेट है, हम उनकी इंसाफ की लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये यूपी के आपके बड़े मुस्लिम नेता हैं आजम खान साहब, वो कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। आजम खान साहब जो चाहे कहना कह लें। मैं आजम खान साहब को आपके प्रोग्राम के ज़रिए चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे एक सभा का परमिशन दिला दीजिए रामपुर में, उसके 2 दिन के बाद वो सभा कर लें, देख लेंगे क्या होगा वहाँ पर। ये बोलना अलग बात है, मगर ग्राउंड पे आप लोग तो मिनिस्टर बनकर मुजफ्फरनगर के इंचार्ज थे। 50,000 लोग बेघर हो गए, आजम खान मिनिस्टर रहे। कई मुस्लिम ख़वातीन की अस्मत लूटी गई, रेप किया गया, आजम खान इंचार्ज मिनिस्टर हैं।
18% रिजर्वेशन नहीं मिलता, मगर आज़म खान को बुरा मैं नज़र आता हूँ। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल लालू के साथ बैठते हैं समधी बनकर और चले जाते हैं, अलायंस से निकल जाते हैं, मगर आज़म खान को बुरा मैं नज़र आता हूँ। ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ है कि इनकी रातों की नींद मेरे नाम से हराम अगर हो रही है तो यकीनन हम बराबर अपना काम करेंगे यूपी में, और ये नहीं देंगे परमिशन तो कोर्ट हमको देगा। और अब यूपी में बाई इलेक्शन आ रहे हैं असेंबली के, इंशाअल्लाह ताला मैं सोच रहा हूँ कि किसी बाई इलेक्शन में हम लड़ें, कम से कम अपनी बात तो रखेंगे अवाम के सामने एक पब्लिक मीटिंग करके। एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि नीतीश और लालू के गठबंधन को मुलायम सिंह के जाने से कोई झटका नहीं लगा, लेकिन ओवैसी के बिहार आने से बहुत बड़ा झटका लग रहा है। आप सहमत हैं कि आप उन लोगों को झटका दे रहे हैं? मैं इन लोगों से ये कह रहा हूँ कि सीमांचल की आवाम अब बेदार हो चुकी है। सीमांचल की आवाम इंसाफ का मुतालबा कर रही है। अगर बिहार की पसमानदगी की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पिछड़ा जो डिवीज़न है वो सीमांचल का पूर्णिया का डिवीज़न है, जहाँ पर हर एतबार से सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, इरिगेशन, हेल्थ, ये तमाम इंडिकेटर्स आप देख लीजिए, ये सबसे पिछड़ा इलाका है। इसके इंसाफ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इनको तकलीफ हो रही है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि मोदी आ जाएं वो आपको मंजूर है, लेकिन वहां पर आप लड़ेंगे जरूर। मैडम, मोदी को रोकने के लिए तो हम लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ हैं। मोदी के आपके प्रोग्राम में आया तो आपने मुझे मेरी एक स्पीच याद दिला दी जिसमें मैंने मिस्टर मोदी के खिलाफ कहा था। अब आप बताइए कि कहाँ कहाँ कभी हम मोदी के खिलाफ, कभी मोदी के तायद में। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो आपसे मैंने रूबरू प्रोग्राम में कहा था कि मैं आइडियोलॉजिकली आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आरएसएस से, बीजेपी से मुकाबला करते रहेंगे, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके खौफ से, इनके डर से मैं किसी और की ग़ुलामी करूं। मैं अपने हक़ का मुतालबा कर रहा हूं। बिहार की राजनीति में सीमांचल के डेवलपमेंट का मुतालबा करना एक जायज़ मुतालबा है। अगर गिवन अ चॉइस, जो अगर अब तो खैर इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो तो रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन अगर एक चॉइस हो कि आपके कुछ 1, 2, 3 एमएलए आते हैं वहां जीत के, तो उसके बाद उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है सरकार बनाने को, तो एमआईएम और ओवैसी क्या करेंगे? मैडम, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं कि आपके चाणक्य का भी सर्वे आ जाए। एक चैनल ने कोई और सर्वे दे दिया, कोई एक चैनल ने और दे दिया। चलिए, अब हम आपके चैनल का जो चाणक्य का सर्वे आता है उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा मैं। चलिए, ओवैसी साहब, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।